नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे पैरेलल में करंट अफेयर भी स्टार्ट किए थे। करंट अफेयर में आपको घटनासार से हम लोग पूरे एक साल का जो भी बेस्ट करंट अफेयर है आपको टोटल 5 वीडियो में कवर किया गया है। इसके बाद हम लोग घटना चक्र देख रहे थे करंट अफेयर के लिए, और घटना चक्र में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग देख चुके हैं। खेल का भी आपको मैं हाफ पार्ट बता ही दिया था। इसके अलावा आपको यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल एक हम लोग मैप किए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैप ही केवल नहीं, यूपी के संदर्भ में जिला वाइज जो है क्या क्या जो है, किस जिले में कौन से चीज़ के लिए कौन सा जिला आपको फेमस है, सारा कुछ वहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है। तो वो लेक्चर आप जरूर देख के जाएंगे, 40-50 मिनट का है। तो ये सब हम लोग काम कर रहे थे। इसके अलावा मैं आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए एक लेक्चर आपको बनाया था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज हम लोग आर्थिक परिदृश्य में ही, और लास्ट टाइम में आपको इकोनॉमिक डाटा, देखिए डाटा क्या होता है कि लास्ट टाइम में आप एक बार रिवीजन आपको करने की ज़रूरत है। अब आपके पास अधिक टाइम नहीं है, ठीक है, 2-3 दिन बचा हुआ है एग्जाम में, तो एक बार जितना डाटा वाला चीज़ है एक बार फैक्ट आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। तो इसी क्रम में आज हम लोग जो है घटना चक्र का जो आर्थिक परिदृश्य आया हुआ है, ये आर्थिकी 2023-24 से पूरा अपडेटेड है आपको, और यही आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा यदि टेस्ट सीरीज का बात करें तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के संदर्भ में तो दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, संस्कृति आईएएस और जीएस वर्ल्ड, तो दृष्टि आईएएस से लगभग कंप्लीट है। इसका एक बचा हुआ है वो मैं आपको करा दूंगा कल। ये कंप्लीट हो गया टेस्ट सीरीज आपका। ध्येय आईएएस और संस्कृति आईएएस से भी हम लोग टेस्ट किए हैं, साथ साथ जीएस। तो ये टोटल मिला के देखेंगे तो 30+ के करीब में हम लोग टेस्ट यहाँ पे देख चुके हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं अटेम्प्ट करना कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया गया है टेस्ट सीरीज वाला, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके और क्वेश्चन को चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी अपना आप रिविजन करते रहें और करंट अफेयर पे जो है विशेष ध्यान दें, चूँकि हम लोग ट्रेंड एनालिसिस में देखे थे कि करंट अफेयर यहाँ पे लगभग 35 के करीब पूछा जाता है। तो चलिए आइए, ये वन लाइनर के फॉर्म में जो है ये डाटा आपके सामने है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके। आप चाहें तो वीडियो को जो है 1.5 या 1.25 करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला, और ये सब जो डाटा आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। देखिए पहला क्या है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2023 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2023 और 2024 में क्या अनुमानित की गई है। देखिए रिपोर्ट किसका है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक का, और इसके अनुसार जो है भारत का जीडीपी क्या रहने का अनुमान है, तो 2023 में आपको 6.4% और 2024 में 6.7%। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। भारत की जीडीपी जो है 2023 में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के हिसाब से 6.4% और 2024 के हिसाब से 6.7%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये कब किया जाएगा, 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य। तो ये तो डाटा आपका जो है ये हो चुका है, तो ये मैगजीन थोड़ा सा पहले छपा होगा, डाटा ये लोग पहले कलेक्ट किए थे। मैं खैर मैगजीन जो है अभी आया मार्केट में। याद रखेंगे भारत ऊर्जा सप्ताह कब मनाया गया, तो ये 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य, 6 से 8 फरवरी 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। ध्यान रखेंगे, पूछा जाए आपसे कि भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलुरु कर्नाटक में। कब आयोजन किया गया, 6 से 8 फरवरी 2023 के मध्य। अगला देखिए, अवसंरचना समूह की समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो इसकी जो है अध्यक्षता नितिन गडकरी द्वारा की गई, और संरचना समूह की 10वीं जो है बैठक की अध्यक्षता। 11-12 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप चाहें तो 1.25 या 1.5 करके, या यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है 1.75 या 2.0। तो आप जिस भी लेवल पे कंफर्ट महसूस करते हैं आप अपना टाइम यहाँ पर थोड़ा सा आप बचा सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट पे रिवीजन पे जोर दे सकते हैं। तो क्लियर हो गया, 11 से 12 जनवरी 2023 के मध्य किस राज्य में वैश्विक निवेश सम्मेलन आयोजन हुआ, मध्य प्रदेश में, याद रहेंगे, ठीक है। आगे देखें, यह सम्मेलन जो मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ, तो इंदौर में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मध्य वैश्विक निवेश सम्मेलन से 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे। सबसे पहला कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, अगर राज्यों में देखें तो मध्य प्रदेश, शहर में इंदौर में हुआ, और इसका थीम क्या था,
वैश्विक निवेश का सम्मेलन 2023 का। मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। ठीक है, इसका थीम था मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। अगला देखें, केंद्र द्वारा प्रारंभ की गई नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY। तो केंद्र द्वारा जो प्रारंभ की गई है नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, आगे देखिए, इस नई योजना को किस तिथि से प्रारंभ किया गया है? तो 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से इसको प्रारंभ किया गया। इस नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना में किन 2 योजनाओं का विलय कर दिया गया? ठीक है, तो किस योजनाओं को विलय किया गया? अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू योजना। इस दोनों योजनाओं का विलय करके कौन सा योजना बन गया आपका? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, किस किस योजना का विलय है? अंत्योदय योजना और प्राथमिक घरेलू योजना। आगे देखिए, 7 जनवरी 2023 को वाइटन इंडिया इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका किया गया आपको मुंबई में। 7 जनवरी 2023 को वाइटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम का आयोजन मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन का थीम क्या था आपको? तो देखिए, इंडिया लीडिंग इनोवेशन इन द ईज ऑफ अनसर्टेनिटी। आगे देखिए, सभी पात्र खाता में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये हो गया आपका केरल। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य सभी पात्र खातों में कौन हो गया? केरल हो गया। RBI ने किन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक माना है? तो ये देखेंगे, तो SBI, HDFC और ICICI बैंक, तीनों का नाम याद रखेंगे। RBI इनको घरेलू अगर देखेंगे बैंकों में तो इनको महत्वपूर्ण बैंक मानी है। कौन कौन है? पहला SBI, दूसरा HDFC और तीसरा ICICI। आगे देखें, ये आपको बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है इकोनॉमिक्स से, जो एक साल में पूरे बेस्ट बन सकते हैं। अगला है आपको 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान देंगे, ये फरवरी के 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नवी जो है मुंबई महाराष्ट्र में। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2022 का विषय क्या था? विजन 2030 स्पाइसेज, अस्थायित्व, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। ठीक है, तो 2 बात याद रखेंगे। पहला आपसे सिंपल पूछा जाए, बताइए 14वें जो वर्ल्ड स्पाइसेज कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई मुंबई महाराष्ट्र में। दूसरा इसका थीम क्या था? विजन 2030 स्पाइसेज। ठीक है, विजन 2030 स्पाइसेज, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सलेंस एंड सेफ्टी। 13वीं वर्ल्ड स्पाइसेज कांग्रेस ये कहाँ हुआ था आपका? तो 2016 में हुआ था 13वीं। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, ये 14वीं कहाँ हुआ आपको? नई मुंबई महाराष्ट्र में। आगे देखें, पशु अनुवांशिक संसाधन पे अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? रोम में। आगे देखिए, ITWG के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? भारत। अब देखिए, एक बार आप अभी लास्ट टाइम एग्जाम का है तो अब दोबारा आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो एक बार ही अपना पूरा डेडिकेशन के साथ इसको पूरा ध्यान केंद्रित करके इसको देखेंगे, सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो ITWG का 12वें सत्र को किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो भारत को। हाल ही में अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा किस फसल की व्यावसायिक खेती को मंजूरी प्रदान की गई? किसको मंजूरी दी गई? अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों को। अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों के अतिरिक्त अन्य किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल खेती की अनुमति दी गई? तो वीटा कपास की। ठीक है, कपास का एक ये आपका टाइप है, तो ये दोनों बात याद रखेंगे। अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा व्यावसायिक खेती, अब सरसों को जो है व्यावसायिक खेती में शामिल कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा बीटा कपास को भी शामिल किया गया है। बाकी व्यावसायिक खेती आपको पता है, गन्ना वगैरह को पहले से ऑलरेडी शामिल किया गया है। 14 जनवरी 2023 के मध्य पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको उमियन मेघालय में। तो पूर्वोत्तर में कृषि का आयोजन मेघालय में किया गया। ICAR NBAGR ने देश में देशी पशुधन प्रजाति की कितनी नस्लों का पंजीकरण किया? तो ये टोटल 10 है।
ये 10 नस्लें जो है देखेंगे तो महाराष्ट्र में कथानी मवेशी, पुनर्थाडी भैंस, राजस्थान का संचूरी मवेशी, सुजात बकरी, करौली बकरी और गुजरी बकरी। उसके अलावा देखेंगे तो मेघालय की जो है मासिलम मवेशी और वाकचंबिल सुअर, झारखंड का बांदा सुअर, मणिपुर का मणिपुरी काला सुअर, ये सब जो है उसमें ऐड किया गया। वर्तमान में कुल पंजीकृत देसी नस्लें की संख्या कितनी है? तो टोटल जो है 210 है, जिसमें 212 है, जिसमें 10 अभी ऐड किया गया था। तो कुल जो है पंजीकृत देसी नस्लों की संख्या कितनी हो गई भारत में? 212। 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दावोस कोलोस्टर स्विट्जरलैंड में किया गया, तो याद रखेंगे। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की जो है वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? दावोस कोलोस्टर स्विट्जरलैंड में। इसका थीम क्या था? कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। आगे देखिए, 16 जनवरी 2023 को वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? 16 जनवरी 2023 को वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स 2023 नामक रिपोर्ट कौन जारी किया? तो ये आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। 2023 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या कितनी अनुमानित है? तो ये लगभग 208.2 मिलियन। ठीक है, 2024 में 210.9 मिलियन ये अनुमान लगाया गया है। तो ओवरऑल जो है ग्लोबली बात करें वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की संख्या 208.2 मिलियन। आगे देखें, वर्ष 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना अनुमानित किया गया है? प्रतिशत में बताना है, तो ये 5.8%। 2024 में भी आपको 5.8 ही दिख रहा है। तो वैश्विक बेरोजगारी दर का अनुमान लगाया गया है 5.8% का। इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो निम्न मध्यम आय वाले देश में। भारत जो है निम्न मध्यम आय वाला देश है। जनवरी 2023 में वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, क्लियर है? देखिए, वर्किंग टाइम एंड वर्क्स लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा? तो आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम का 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी, आपको यूएसए में। किस यूरोपीय देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया? तो ये है क्रोएशिया। ठीक है, ये यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला, अपनाने वाला कौन सा देश हो गया? यूरोपीय संघ का 20वां देश हो गया। यूरोपीय संघ का 20वां देश हो गया। यूरो को अपनी मुद्रा स्वीकार करने वाला कौन हो गया 1 जनवरी 2023 को? क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरोप के किस वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया? शेंगेन क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, क्रोएशिया से पहले बात करें तो 2015 में किस देश ने यूरो को अपनाया था? तो लिथुआनिया ने इसको अपनाया था। अब क्रोएशिया ने इसको अपना लिया है। आगे देखें, विश्व बैंक समूह द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक जो है प्रोस्पेक्टस जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2.9% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021 में ये क्या थी? तो देखिए 5.9% थी। ये रिपोर्ट किसका है? विश्व बैंक समूह द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जनवरी 2023 के अनुसार। अगर बात किया जाए तो 2022 में जो है पूछा है आपको, विश्व की वास्तविक जीडीपी वृद्धि, विश्व की, ये भारत की नहीं है, विश्व की 2.9% अनुमानित की गई थी 2022 में। ये 2021 में कितनी थी? 5.9 थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में तथा वर्ष 2024 के लिए विश्व के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 1.7 और 2.7 जो है बताया गया है। तो अभी हम लोग कौन सा रिपोर्ट देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं? तो पूरे विश्व के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो विश्व की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान विश्व बैंक समूह द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें क्या लगाया गया? ठीक है, तो 2021 में 5.9 था, अभी कितना हो गया? 2.9। ठीक है, इसके बाद देखें तो नेक्स्ट है 2023 और 2024 की बात करें तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है। तो ये जो है 1.7 2023 में और 2024 में 2.7, तो 1 का डिफरेंस है। आगे देखें,
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.7% थी। 2022 में यह कितना अनुमानित की गई थी? तो दो डाटा आपके लिए यहाँ पे फिर से है। पहला कि ग्लोबल जो है इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस जनवरी 2023 के अनुसार आपको ये रिपोर्ट जारी हुआ, और 2021 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितनी थी? 8.7, और 2022 में ये 6.9। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, 2022 में यह कितना अनुमानित की गई है? 6.9। 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमानित ये था 6.6, 6.1। ये पूर्व अनुमान था, लेकिन अभी जो है ये चेंज करके 6.9 कर दिया गया। जनवरी 2023 में जारी सर्वाधिक मूल्यवान और मजबूत वैश्विक ब्रांडों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 के अनुसार विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड किसको बताया गया? अमेजन को। ठीक है, इसका ब्रांड वैल्यू है $299.3 बिलियन। तो रिपोर्ट एक और जारी हुआ वैश्विक ब्रांडों को लेके। ठीक है, फाइनेंस ग्लोबल 500, और इसमें सबसे मूल्यवान ब्रांड किसको बताया गया है? अमेजन को। आगे देखें, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड कौन है? तो यह आपको गूगल, विश्व का सबसे मजबूत जो है गूगल। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे दो डाटा हम लोग कवर किए। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है, तो आप बताएंगे अमेजन। ठीक है, विश्व का सबसे मजबूत बताएंगे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आपका गूगल हो जाएगा। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज वृद्धि करने वाला ब्रांड कौन है? सबसे अधिक ग्रोइंग जो है कौन सा है? तो ये BYD है, वाइड है। आगे देखें, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन है? भारत का पूछे तो कौन हो गया? टाटा समूह हो गया। विश्व में इसका पोजीशन क्या है? 69 है। ब्रांड मूल्य है इसका $26.38 बिलियन। तो देखिए, ग्लोबली अगर पूछा जाए आपसे तो आपको पता ही हो गया, अमेजन हो गया। भारत में अगर पूछा जाए तो टाटा समूह हो गया। आगे देखें, प्रज्वला चैलेंज भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, प्रज्वला चैलेंज। आगे देखें, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना। चलिए आगे देखते हैं। PDF वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेंगे। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन किस मंत्रालय की पहल है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का। पूछा जाए आपसे सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 या सिटी ब्यूटी कंपटीशन किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का पहल है। अगला है आपको, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कब तक ये मुफ्त राशन वितरित करने का निर्णय लिया है? तो ये दिसंबर 2023 तक। दिसंबर 2023 तक जो राशन वितरित किया जा रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। आगे देखें, प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये भारतीय विशिष्ट जो है पहचान प्राधिकरण UIDAI के द्वारा जो है ये जीता गया है। तो भारतीय जो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय ने ये पुरस्कार जीता है, प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार। आगे देखें, इसका मुख्यालय कहाँ है UIDAI का? तो ये नई दिल्ली में है। प्रतिष्ठित जो गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष जो है ग्रीन जो है बिल्डिंग पुरस्कार है, और गृह का इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। अगला है आपको, देश का सबसे पहला व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पे प्रारंभ किया गया? देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस जो है हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया? तो कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पूछा जाए कि सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया? कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देश में प्राइवेट जेट टर्मिनल संचालित करने वाला हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो ये टोटल कितनी है? ये प्राइवेट जेट की बात हो रही है, तो ये 4 है। केंद्र सरकार द्वारा B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये है N चंद्रशेखरन, टाटा सन्स के चेयरमैन। B20 क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं और कारोबारी समुदाय आदि के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच है ये। इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड
ने जारी किया? तो ये ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी किया गया। इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2000 आपको 22 डिजिटल डिवाइन किसके द्वारा जारी किया गया? ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। 9वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोवा के पणजी में। तो 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ? पणजी, गोवा में। इस एक्सपो का थीम क्या था? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है, एक नज़र में सारे चीज को बिल्कुल याद कर लेंगे एक बार में। यहाँ से आपको देखेंगे, आपको एक आध क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे देखें, उत्कर्ष 2.0 नामक रणनीति का रूपरेखा जारी किया गया किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो उत्कर्ष 2.0 जो है किसके द्वारा जारी किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। यह रणनीति रूपरेखा किस अवधि के लिए है? तो 2023 से लेके 25 तक ये रहेगा। और उत्कर्ष 2022 नामक रणनीति रूपरेखा का प्रथम संस्करण कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यह रूपरेखा जो है किन अवधि के लिए बनाई गई थी? जो पहली वाली थी तो 2019 से 22 के लिए उत्कर्ष, वो उत्कर्ष 1 था, और ये उत्कर्ष 2.0 है। किसके द्वारा इसका रूपरेखा जारी किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 2023 से लेके 25 तक जो है आपको ये काम करेगा। ठीक है, पहला जो है 2019 में जारी किया गया था, 2019 से 22 के लिए। 13 से 15 दिसंबर 2022 के मध्य भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको पता है G20 भारत में इसका आयोजन हो रहा है, पूरे 1 वर्ष तक लगभग चलेगा। इसी में आपको वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में, याद रखेंगे। तो वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक कहाँ हुई? बेंगलुरु के, कर्नाटक में। आगे देखें, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो मालदीव के साथ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक और कौन सा देश है आपको? मालदीव। इसके साथ मौद्रिक मौद्रिक जो है प्राधिकरण के साथ मुद्रा जो है अदला बदली पे समझौते पे हस्ताक्षर किया गया। कितने मिलियन डॉलर हेतु मुद्रा अदला बदली की जो है समझौता हुआ? तो 200 मिलियन डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस कार्य प्रणाली को जो है शुभारंभ किया गया? तो सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट। अगला देखें, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हेतु सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट कार्य क्षमता शुरू करने की घोषणा की गई किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व जो है बैंक के द्वारा। तो यूपीआई हेतु जो है सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट कार्य क्षमता शुरू करने की घोषणा की गई आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत का पहला गोल्ड एटीएम, भारत का पहला और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम का अनावरण कहाँ हुआ? तो हैदराबाद, भारत में। तो भारत का पहला है गोल्ड एटीएम और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम ये आपको हैदराबाद, भारत में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पहला प्रायोजित रिटेल डिजिटल रुपी जारी किया गया कब? 1 दिसंबर 2022 को। तो रिटेल जो है डिजिटल रुपी कब जारी किया गया? 1 दिसंबर 2022 को। अगला देखिए, कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? ठीक है, कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? जिसका शुभ आरंभ इस्पात मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया, कल्याणी फेरेस्टा। आगे देखते हैं, चलिए अगला देखिए, 19 दिसंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजना हेतु अब तक का पहला श्योरिटी जो है बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया। ये किस कंपनी का बीमा उत्पाद है? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस का। आगे है, IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 का विजेता किसे चुना गया? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को, NMDC को। तो IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार किसको मिला? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में 17 दिसंबर 2022 को। ठीक है, तो 7वां पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में 17 दिसंबर 2022 को। इस कॉन्क्लेव का विषय क्या था?
इंडियाज पेटकेम फ्यूचर सस्टेनेबल एंड आत्मनिर्भर। इस कॉन्क्लेव का आयोजन किस महारत्न कंपनी द्वारा किया गया था? द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। आगे देखें, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कस्तूरी कॉटन इंडिया के ब्रांडिंग, ट्रेसबिलिटी तथा सर्टिफिकेशन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया? तो ये आपको है टेक्स प्रोशील के साथ। आगे देखिए, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना? ठीक है, भारत का जो है पहला कौन बना? इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बन गया? तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अगला है आपको, CII वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, तो CEI वैश्विक शिखर जो है, वैश्विक आर्थिक नीति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का थीम क्या था? इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर ए फ्यूचर रेडी इकोनॉमी फॉर। तो इसका थीम क्या था? इकोनॉमी पॉलिसी फॉर द फ्यूचर रेडी इकोनॉमी। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ गया? वैश्विक आर्थिक नीति का, तो ये नई दिल्ली में। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? जापान को छोड़ के भारत जो है विश्व स्तर पर तीसरा बड़ा बाजार बन गया। किसका? ऑटो क्षेत्र में। विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाजार में पहला और दूसरा स्थान किसका है? तो पहला है चीन का, दूसरा है अमेरिका का, और भारत इसमें तीसरे रैंक पे आ गया। 2022 इन 9 चार्टर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जो है आपको विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। आगे देखें, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक अत्यधिक गरीबों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 554 मिलियन जनसंख्या जो है लगभग बताया गया। ठीक है, 574 मिलियन, और जनसंख्या का लगभग ये 7% है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपसे ये कि बताइए कि 2022 का इन 9 चार्टर्स जो है रिपोर्ट जारी किया गया विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, रिपोर्ट में 2030 तक क्या बताया गया कि अत्यधिक जो है गरीबी में रहने वालों की बात की गई, और उस संख्या कितना बताया गया है? 574 मिलियन, लगभग जनसंख्या का 7%। याद रखेंगे, रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अंत तक अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या 675। अब देखिए, पहला क्या था आपको? गरीबी में रहने वाले 574, और अत्यधिक 685 मिलियन। आगे देखिए, किस संस्था ने भारत को वर्ष 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जाने की घोषणा की है? तो कौन है संस्था? द सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। इसी के द्वारा भारत को जो है विश्व की तीसरी बड़े अर्थव्यवस्था बनाए जाने की घोषणा, भविष्यवाणी की गई है। आगे देखिए, 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्रिय स्तरीय बैठक कहाँ होगी? तो ये होगी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। याद रखेंगे। ठीक है, 2000 आपको 24 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्रिय स्तरीय बैठक कहाँ होगी? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिय स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा कैमरून में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि व्यापार संगठन की 14वीं जो है मंत्री स्तरीय बैठक जो है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? कैमरून में। ठीक है, कैमरून में किया जाएगा। अच्छा, इसमें कोई हो सकता है डाटा अगर कहीं मान लीजिए एकदम लेटेस्ट अपडेट हो, तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये अपडेटेड मैगजीन ही है, अभी का मैगजीन है, थोड़े दिन पहले का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि 2024 में विश्व के व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ? तो अबू धाबी में, 13वीं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का जो है 14वीं मंत्रिय स्तरीय का बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 14वीं पूछा जाएगा तो कैमरून में। इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई में। ठीक है, इंडिया ग्लोबल फोरम पूछा जाए तो दुबई में। पहला वैश्विक जल संसाधन की स्थिति 2021 में पहली वार्षिक रिपोर्ट जेनेवा में किसके द्वारा जारी की गई? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। दिसंबर 2022 में एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो है सप्लीमेंट के अनुसार वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में भारतीय जीडीपी का वृद्धि अनुमान कितना लगाया गया? तो 7 और 7.2। ठीक है, तो 2022 में किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट के अनुसार। तो इसके अनुसार क्या बताया गया है कि 2022 में भारत का जीडीपी 7% और 2023 में कितना अनुमान लगाया गया? 7.2%। नवंबर 2022 में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37 के तहत
जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों को भेजी जाने वाली राशि अनुमानतः 5% वृद्धि हो गई है। और ये कितनी हो गई है अब? लगभग 626 बिलियन डॉलर। आगे देखिए, अनुमानतः जो है वर्ष 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाला शीर्ष 5 देश की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है? भारत, फिर मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र। तो उच्चतम जो है प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाला सबसे जो है अधिक कौन सा हो गया? तो ये भारत हो गया, इसके बाद मैक्सिको, चीन, इसके बाद फिलीपींस और मिस्र। 2022 में भारत को कितना प्रेषण प्राप्त हुआ है? तो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। याद रखेंगे, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे देखते हैं। अगला है आपको, वर्ष 2022 में भारतीय प्रेषण प्रवाह 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जो 2021 में की तुलना में कितना अधिक है? तो 12% अधिक है। तो इससे 12% लगभग 2021 में कम था। 2021 में देखिए कितना था? 89.4, अभी हो गया आपको 100। दिसंबर के अंत 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर अंत 2022 में भारत का विदेशी जो है ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो जून अंत तक जो है 2.3 आपको अमेरिकी डॉलर कम हो गया है। ठीक है, इसको आप चाहें तो एक लाइन में याद रख सकते हैं। जीडीपी जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो। जीडीपी और बाह्य ऋण का अनुमान सितंबर अंत 2022 में घटकर 19.2% हो गया, जबकि जून अंत तक जो है 19.3। तो जो जीडीपी है और बाह्य ऋण का अनुपात अगर सितंबर के अंत तक देखेंगे तो 19.2 था, और ये जून के अंत तक कितना था? तो 19.3 था। ठीक है, इसको भी आप एक नज़र में ध्यान रखेंगे। विदेशी ऋण के आंकड़े के अनुसार भारत के बाह्य ऋण में सर्वाधिक अमेरिकी जो डॉलर में लिए गए तत्पश्चात किए गए ऋण का स्थान कितना है? देखिए, विदेशी ऋण के आंकड़े के अनुसार बताना है। भारत में जो बाह्य ऋण है इसमें सर्वाधिक ऋण किसका है? अमेरिका का है, लगभग 55.5% है। इसके बाद अगर देखेंगे तो तत्पश्चात के लिए ऋणों का स्थान, तो भारतीय रुपया की बात करें तो 30.2% है, एसडीआर 6.1 है, एन 4.9 है और यूरो इतना है। यानी भारत में अगर देखेगा, जैसे देखिए आपको पता ही है बजट में जब हम लोग अनुमान लगाते हैं कोई बजटीय अनुमान, तो उससे अधिक जो है हम लोग खर्च करते हैं अनुमान से अधिक, तो इसके लिए हमको ऋण लेना पड़ता है। तो भारत का अगर बाह्य ऋण का बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत कहाँ से ऋण लिया? अमेरिका से, 55.5%। इसके बाद भारतीय रुपया 30.2%। इसके बाद एसडीआर, और इसके बाद येन, और इसके बाद यूरो। तो सबसे अधिक अमेरिकी डॉलर, फिर भारतीय रुपया। ठीक है, ये जो है आपको लिया गया है। आगे देखें, दिसंबर 2022 में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? ये बनी है एप्पल। ठीक है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? मूल्यवान कंपनी एप्पल। ठीक है, किसका रिपोर्ट है? हुरून ग्लोबल 500। सूची में दूसरे और तीसरे चौथे स्थान की बात करें तो दूसरे पे है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पे है अल्फाबेट और चौथे पे है अमेजन। तो सबसे मूल्यवान कंपनी की लिस्ट में सबसे पहले कौन है? एप्पल है। ठीक है, इसके बाद देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, इसके बाद अल्फाबेट और अमेजन। अगर भारत की बात करें इसमें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसका पोजीशन क्या है? 34, यानी 34वें पोजीशन पे है। ठीक है, ये रिपोर्ट सब किसका है? तो हुरून ग्लोबल 500। इसके अनुसार एप्पल नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और अमेजन। भारत में बात करें तो रिलायंस, रिलायंस की पोजीशन क्या है? 34। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन का व्यापक विकास में हॉल ऑफ फेम में शामिल राज्य कौन है? ये उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा। तो देखिए, राष्ट्रीय पर्यटक पुरस्कार 2018-19 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्र शासित प्रदेश किसके लिए? पर्यटन का व्यापक विकास के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। किसको किसको? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और केरल और गोवा। हॉल ऑफ फेम के तहत प्रथम पुरस्कार किसको मिला? तो उत्तराखंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ विरासत वाक का पुरस्कार अहमदाबाद हेरिटेज वाक को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अनारक्षित और दिव्यांग जो है देखे तो सर्वश्रेष्ठ आरक्षित और दिव्यांग अनुकूल स्मारक का पुरस्कार शिव मंदिर भोजपुर मध्य प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग अनुकूल स्मारक का पुरस्कार शिव मंदिर भोजपुर मध्य प्रदेश को। चलिए आगे देखते हैं। एक बार आर्थिकी का ये सारा फैक्ट है, ध्यान में हम लोग को रखना चाहिए। आगे देखें, प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार किसको मिला?
कोलकाता पश्चिम बंगाल को। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ जो है पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा, जो भी पर्यटक आते हैं उनके लिए अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार कोलकाता शहर पश्चिम बंगाल को मिला। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन की बात करें तो सिकंदराबाद तेलंगाना को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे किसको? सिकंदराबाद तेलंगाना को। आगे देखिए, प्रमुख शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार इंदौर मध्य प्रदेश को मिला। आगे देखिए, सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार किसको मिला? अहमदाबाद गुजरात को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थान पुरस्कार पश्चिमी और मध्य के क्षेत्र का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? उज्जैन मध्य प्रदेश को। स्वच्छ पर्यटक स्थान पुरस्कार उत्तरी क्षेत्र में देखिए हवा महल राजस्थान को मिला, सबसे स्वच्छ पर्यटक स्थान का पुरस्कार। 21वीं विश्व जो है लेखाकार कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में। विश्व लेखाकार कांग्रेस 2022 का विषय क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट एनवेलिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए विश्व लेखाकार कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? आपका आंसर क्या होगा? मुंबई महाराष्ट्र में। 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया? हैदराबाद में। ठीक है, जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। 16 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य जियो स्मार्ट इंडिया 2023 का आयोजन होगा कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, याद रखेंगे। तो 2022 में अगर देखें तो जियो स्मार्ट इंडिया का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। और 2023 में भी हैदराबाद में ही होगा। आगे देखें, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया अबू धाबी यूएई में। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का थीम क्या था? सेविंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। 14 से 16 नवंबर 2023 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ अबू धाबी में। तो 2023 में भी अबू धाबी में इसका आयोजन होगा। किसका? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का। ठीक है, तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का 2022 का आयोजन भी अबू धाबी में और 2023 का भी अबू धाबी में ही होगा। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति आपका मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। यह सम्मेलन आयोजित हुआ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तत्वाधान में। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए होगा मैं उसको जो है आपको जल्द ही बना के आपको दे दूंगा, क्योंकि एग्जाम में बस आपके एक आध दिन बचे हुए हैं। 15वें अर्बन जो है मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कोची केरल में। तो पूछा जाए आपसे, बताइए अर्बन जो है अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? आप बताएंगे कोची केरल में। 2020-21 के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक जारी किया गया किसके द्वारा? तो प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। वर्तमान में सूचकांक में संरचना हेतु कितने संकेतक और अंकों को शामिल किया गया है? तो 17 संकेतक और 1000 अंकों को शामिल किया गया है। देखते हैं इसको रिपीट के हिसाब से क्या है। तो 2020-21 में स्तर 2 यानी स्कोर जो है 901 से लेकर 950 प्राप्त करने वाले राज्यों की अगर बात करें तो 7 राज्य हैं इसमें। ठीक है, जिनको स्कोर कितना मिला है? देखिए 1000 अंकों की बात की गई थी, इसमें 901 से लेकर 950 तक। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक की बात कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान देंगे तो 70 संकेतक और 1000 अंकों को रखा गया। और 2020-21 में अगर बात करें तो स्तर 2 यानी 901 से 950 के बीच 7 राज्य थे: केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश। वर्ष 2019-20 में बात करें तो केरल, पंजाब, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र था। तो अभी भी देखें तो केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र है, लेकिन इसमें और कौन कौन शामिल हो गया है नया? गुजरात और राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश आपको शामिल हो गया है। ठीक है, तो पहले जो है 2019-20 में जो है कितने को शामिल किया गया था? 4 राज्यों को। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है यहाँ पे, केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र। अब कौन हो गया? केरल, चंडीगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र तो है ही, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ऐड हो गया। प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 21 में उत्तर प्रदेश का स्तर क्या रहा? तो ये स्तर जो है 3 में रहा। इसको अंक जो है 851 प्राप्त हुआ।
इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? लखनऊ में। इंडिया फूड एक्सपो, तो ये आयोजन जो है हो चुका होगा। तो इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में, याद रखेंगे। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश सरकार। भारत का पहला पानी पर तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो डल झील, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला है पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर, कहाँ पे? डल झील, जम्मू कश्मीर में। शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, ध्यान रखेंगे। तो भारत का जो है पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ पे किया गया? डल झील, श्रीनगर में। किसके द्वारा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। 2 से 3 नवंबर 2022 के मध्य 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। इंडिया केम 2022 का थीम क्या था? सबसे पहली बात याद रखेंगे, द्विवार्षिक रिपोर्ट है। कहाँ पे आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। इसका विषय क्या है? विजन 2030, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूपी होलसेल जारी किया गया कब? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को किया गया। आगे देखें, अगला है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल रुपये के प्रायोगिक पहल हेतु क्रमिक भागीदारी हेतु कितने बैंकों को शामिल किया गया है? ये 8 बैंकों को शामिल किया गया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल रुपये के प्रायोगिक पहल के लिए देखिए कितने बैंकों के साथ? 8 बैंकों का के साथ इसमें भागीदारी के लिए शामिल किया गया इसको। प्रथम चरण में कितने बैंक शामिल होंगे? तो 4 बैंक। देखिए, स्टेट बैंक, आईसीआईसी, यस बैंक और आईडीएफसी। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है, किसके लिए बात हो रही है? डिजिटल रुपये, इसके प्रायोगिक पहल के लिए अब काम किया जा रहा है। 8 बैंकों को सिलेक्ट किया गया है, 4 जो है प्रथम चरण में शामिल किया गया है। ये जैसे ही सफल होगा द्वितीय चरण में कुछ और बैंकों को शामिल किया जाएगा, 4 बैंकों को। फिर सफल होगा तो और लोग को एंट्री इसमें दिया जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखें, कौन 4 बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक। अगले चरण में देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, कोई भी जब नहीं पहल लाया जाता है तो उसका सबसे पहले ट्रायल लिया जाता है। ट्रायल जो है कम जगह से ही शुरू होता है, तो यहाँ पे कम बैंकों शुरू हुआ है, सफल होगा आगे फिर कंटिन्यू रखा जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, शिकायत निवारण सूचकांक में सबसे अच्छा पोजीशन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन नई दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन बन गया? ठीक है, तो चीनी उत्पादक देश कौन बन गया? आपका भारत बन गया है। ये सारा डाटा हम भारत और विश्व का आपको जो है एक वीडियो में करा देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। जल्द ही आपको देखते हैं तो कल ही आपको करा देते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो है चीनी उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता, ये भी भारत है। देखिए, उपभोक्ता भी भारत है और उत्पादन में भी भारत है। निर्यात की बात करें चीनी में तो भारत जो है दूसरे स्थान पे है। कृषि थान 2022 का 15 जो है संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नासिक, महाराष्ट्र में। कृषि थान 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? ते नासिक, महाराष्ट्र में 24 से 28 नवंबर 2022 को। भारत की पहली निजी कृषि मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? ठीक है, ये निजी है, ध्यान देंगे। कृषि मंडी तो बहुत जगह है, निजी जो है ये डिंडोरी, नासिक जिला, महाराष्ट्र में ये निजी होगी। आगे देखें, यह मंडी जो है किसके द्वारा स्थापित की जा रही है? तो ये आपको सहाद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा। आईएसओ 27001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पहला भारतीय मत्स्य पालन स्टार्टअप कौन हो गया है? एक्वा कनेक्ट। ठीक है, तो एक्वा कनेक्ट जो है भारत का पहला जो है आईएसओ 27001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला मत्स्य पालन स्टार्टअप हो गया है। एक्वा नेक्ट जो है कि संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये राज मनोहर सोम सुंदरम है, राज मनोहर सोम सुंदरम। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपको, इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा। 18 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार द्वारा विपणन पत्र 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम मूल्य एमएसपी निर्धारित किया गया 2125 रुपया प्रति क्विंटल, याद रखेंगे। तो गेहूं का जो है 2023-24 के लिए न्यूनतम जो एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है कितना निर्धारित किया गया है? 2125 रुपया। 2023-24 के लिए जौ, चना, मसूर, इस सब के लिए बात करें
तो जौ के लिए आपको 1735, चना के लिए आपको देखें तो 5335 रुपया, और मसूर के लिए 6000 रुपये प्रति क्विंटल जो है ये एमएसपी निर्धारित किया गया है। ध्यान देंगे, यहाँ पे 4 डाटा हम लोग कवर किए। ठीक है, गेहूं के लिए जो है 2125 रुपये, जौ के लिए आपका 1735 रुपये प्रति क्विंटल है सारा डाटा, और 5335 रुपया है आपको चना के लिए, और मसूर के लिए 6000 रुपये प्रति क्विंटल। आगे देखते हैं, ये जो विपणन सत्र 2023-24 है, रेपीसीड और मस्टर्ड, इसकी बात करें तो इसके लिए न्यूनतम जो है प्राइस क्या रखा गया है, 5450 रुपये। आगे देखिए, किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया? हम लोग अभी देखे थे, ये आपका जापान हो गया। विश्व के सबसे बड़े ऑटो बाजार में पहला और दूसरा स्थान, तो ये हम लोग देख ही चुके थे, चीन और अमेरिका। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 का शुभारंभ किया? वो है राजस्थान सरकार। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी वहाँ के पुराना पारंपरिक कला है उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक हस्तशिल्प नीति लाया गया है 2022। आगे देखिए, 2022 के लिए एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची में किन भारतीय व्यवसायी महिलाओं का स्थान दिया गया है? तो ये है गजल अलख, शोमा मंडल और नमिता थापर। नाम याद रखेंगे। एशिया की जो है पावर बिजनेस वुमेन सूची में ये 3 भारतीय महिलाएं हैं, गजल अलख, शोमा मंडल और नामिता थापर। नवंबर 2022 में माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ 37 के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भेजी जाने वाली राशि अनुमानतः 5%, ये हम लोग देख चुके हैं डाटा अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, रिपीट किया हुआ है। और इसमें देख रहे थे तो उच्चतम जो है प्रेषण वाला भारत था, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये डाटा हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, मध्य जो है 2023 के मध्य में देखें, ग्लोबल बैंकिंग समिट कहाँ हुआ? ये है ग्लोबल बैंकिंग समिट, तो ये लंदन यूके में, याद रखेंगे, लंदन यूके में जो है ग्लोबल बैंकिंग समिट का आयोजन किया गया। 2022 का भी आयोजन कहाँ किया गया था? तो लंदन यूके में ही। 2023 का लंदन यूके ही हो गया। ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 में भारत के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? केनरा बैंक को, याद रखेंगे। तो जो ग्लोबल बैंकिंग समिट हुआ, इसमें आपको बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड भारत के किस बैंक को दिया गया? केनरा बैंक को। विश्व बैंक द्वारा घोषित ग्लोबल सील्ड क्लाइमेट फाइनेंस का एक संयुक्त पहल है V20 और G7 की। तो ये जो ग्लोबल सील्ड क्लाइमेट फाइनेंस जो है किसकी पहल है? तो 2 लोग हैं इसमें, एक V20 और G7। ग्लोबल सील्ड पैकेज प्राप्त करने वाला आरंभिक देशों में कौन शामिल है? तो बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल। ठीक है, इसको एक नज़र में ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पे? लंदन में। तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ हो गया? 2022 का थीम क्या था? द फ्यूचर ऑफ द ट्रेवल स्टार्ट नाउ। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भारतीय राज्य किस परियोजना के प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्राप्त हुआ? तो केरल टूरिज्म जो है स्टेट परियोजना को। ठीक है, केरल जो टूरिज्म स्टेट परियोजना है, इसको जो देखेंगे तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो है ग्लोबल अवार्ड प्राप्त हुआ। हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन के सृजन हेतु राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे हरित आयकर पहल की शुरुआत की गई आयकर विभाग के द्वारा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे, बताइए एकता दिवस के अवसर पे हरित आयकर पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आप क्या बताएंगे? आयकर विभाग के द्वारा। हरित क्या है? हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? आयकर विभाग के द्वारा किया गया है, हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। आगे देखिए, कुछ और जो है क्वेश्चन है, उसके बाद आपका फिनिश हो जाएगा। तो मस्ट जो है लगभग जो है 100 क्वेश्चनों का लगभग कलेक्शन है ये। देखिए, भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली इंडिया फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंडिया का फर्स्ट जो है आपको माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे लगाया गया है, कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पे? राजकोट, गुजरात में। तो हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 राजकोट, गुजरात में। इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का थीम क्या था? भविष्य के लिए तैयारी, शहरी भारत को सपने को पूरा करने की रणनीति, कार्य योजना, रोड मैप तैयार करने के लिए मदद करना। बस एक नज़र में ध्यान रखें,
केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया भविष्य 9.0 है क्या? इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल है। तो पूछा जाए आपसे, बताइए भविष्य 9.0 क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल है। भविष्य 9.0 पोर्टल का विकास किसके द्वारा किया गया है? ये भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से। देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन है? तो यह आपको भारतीय स्टेट बैंक। हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म एक पहल है गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल का। इसे कहाँ और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति द्रौपदी जो है मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। हर स्टार्ट का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ाने को मदद करना। जो भी महिलाओं द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है स्टार्टअप, उसको बढ़ाने में मदद करना, यही जो है हर स्टार्ट का आपको उद्देश्य है। देश में पंजीकृत भौगोलिक संकेतक ये कुल संख्या बढ़कर अब कितनी पहुंच गई है? जीआई टैग की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है 432 हो गई है। भौगोलिक संकेतक जो है आपका जीआई की अधिकतम संख्या वाला जो है शीर्ष अगर राज्य की बात करें तो सबसे अधिक जो है कर्नाटक राज्य में, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल। उत्तर प्रदेश यहाँ पे 3 रैंक पे है जीआई टैग प्राप्त करने वाला। भारत के किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान की प्रतीक गमोशा की जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जो है सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक गमोसा, ये कहाँ का है? असम का। गमोसा क्या है? तो ये तौलिया। आगे देखते हैं। चलिए, तो इस तरह से जो है आपका ये डाटा शायद फिनिश हो गया, देख लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो आपका ये जो इम्पोर्टेंट कुछ डाटा था, अधिक लंबा नहीं था लेकिन इसमें बहुत सारा डाटा कवर किया गया था, इसलिए सोचे इम्पोर्टेंट है आपके लिए करा दें। ठीक है, इसके बाद आपको जो है जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, जैसे एक फैक्ट आता है भारत में, ठीक है, भारत के राज्यों में, ठीक है, और देश में जो भी मिनरल्स वगैरह है उसमें उत्पादन में या भंडारण वगैरह में कौन है, ठीक है। तो ये सब जो है टॉपिक हम अगला टॉपिक आपको करा देंगे। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह हम लोग कर ही ले रहे हैं, तो एक आध टेस्ट सीरीज और हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सीसेट के लिए एक टेस्ट सीरीज मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ, कुछ लोग का यहाँ पे मैसेज था तो मैं करा दूंगा। बाकी आप अपना फीडबैक कमेंट जो है देते रहेंगे, लिखते रहेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ वगैरह के लिए वहीं आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जरूर शेयर करेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।